हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, थंबनेल देख के आपको पता लग चुका है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आरटीपी मई 2026 इन दिस सेशन। मालिक, आज के सेशन में हम इनकम टैक्स का पूरा आरटीपी बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। जीएसटी का मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट कि कोई भी दिक्कत आप लोग को निकल कर ना आए। राइट? तो सर एक बात मेरी सुनो ध्यान से, प्यार से। ये जो आरटीपी है ना, आईसीएआई ने तुम्हारे लिए इशू करा है। राइट? तो ये तुम्हें सॉल्व करना चाहिए आइडियली, लेकिन मैं आ गया हूं तुम्हारे साथ। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूंगा तो तुम्हें भी अपने दिमाग की एप्लीकेशन करनी है, अपना दिमाग दौड़ाना है, तभी ये आरटीपी काम में आएगी। केवल मेरी बातों को सुन लेने से आपका भला नहीं होगा। सुना तो तुमने मुझे क्लास में भी है ना? तो केवल सुनने से भला नहीं होगा, आपको अपना दिमाग भी लगाना है और जहां पर आप अटको वहां पर इस वीडियो की आपको हेल्प लेनी है। ठीक है? पक्का प्रॉमिस कर रहे हो ना? चलो, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं मालिक। हमारे पास इनकम टैक्स का आरटीपी सेशन। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। इसके अंदर वही सारे पॉइंट्स है जो आपने क्लास में क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है? आपको बस क्या करना है, पहले केस बेस्ड को रीड नहीं करना, आपको डायरेक्टली सबसे पहले नीचे आके क्वेश्चंस रीड करने हैं कि क्वेश्चन में मांगा क्या क्या गया है। सर क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे मांगा गया है व्हाट वुड बी द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। तो आपसे क्या मांगी गई है? इनकम अंडर द हेड सैलरी मांगी गई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रोशन। तो आपके पास कैपिटल गेन की इनकम मांगी गई है। फिर आपसे टोटल इनकम मांगी गई है। फिर आपसे टैक्स लायबिलिटी मांगी गई है। और फिर आपसे टैक्स लायबिलिटी मांगी गई है अगर वो ऑप्ट आउट कर लेता है डिफॉल्ट रिजीम से। तो इन शॉर्ट आपको टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी इस क्वेश्चन में निकालनी है। अगर तुम टोटल इनकम निकाल लोगे तो अपने आप तुम्हारे पास सैलरी इनकम भी आ जाएगी, अपने पास कैपिटल गेन इनकम भी आ जाएगी। तो आपका पूरा फोकस केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर टोटल इनकम कैलकुलेट करने पे होना है। राइट? तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि टोटल इनकम हमारे पास निकल कर आ जाए। क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बता दिया है कि रोशन जो है वो डिफॉल्ट रिजीम ले रहा है। क्वेश्चन में उसने क्लियरली बताया है कि रोशन जो है वो डिफॉल्ट रिजीम ले रहा है, लेकिन आपसे जो टैक्स लायबिलिटी मांगी गई है, आपसे जो टैक्स लायबिलिटी मांगी गई है वो डिफॉल्ट रिजीम में भी मांग ली गई है और ऑप्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट रिजीम यानी कि ओल्ड रिजीम में भी मांग ली गई है। तो अल्टीमेटली आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी दोनों रिजीम से, ओल्ड रिजीम से भी और न्यू रिजीम से भी। तो दिमाग में ये चीज को फिट करके आप अपने पास क्वेश्चन को रीड करेंगे कि हमें टोटल इनकम निकालनी है ओल्ड रिजीम से भी और न्यू रिजीम से भी। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। मिस्टर रोशन जो है वो 45 इयर्स के हैं, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। इज एम्प्लॉयड एज अ फाइनेंस मैनेजर इन XYZ लिमिटेड मुंबई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 ही रिसीव्स द फॉलोइंग। इसको बेसिक सैलरी मिलती है 60,000 रुपए महीना। तो 60,000 इंटू 12, 7,20,000 रुपीज की आपके पास सैलरी आ जाएगी। इसको डीए मिलता है 12,000 रुपए का, जिसमें से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। ठीक है? तो यहां पे 12,000 इंटू 12 करोगे तो आपके पास 1,44,000 का डीए आ जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोविडेंट फंड में है 15% ऑफ बेसिक सैलरी। क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि प्रोविडेंट फंड कौन सा है, हम आरपीएफ मान लेंगे। यहां पे 15% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहां पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 12% ऑफ आरबीएस की। इसको अपने पास लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। इसके बाद कहता है ही ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। He has taken the loan for the acquisition of this house and paid the interest of 2,20,000 during the year. घर खरीदने के लिए लोन लिया है और 2,20,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, जितना भी इंटरेस्ट है पूरा अलाउड हो जाएगा। तो 24B में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड आ गया। फिर क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, सारा कुछ पर एनम है। यहां से एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो, 180, 195 विच एवर इज हायर, 195, 195, 180 विच एवर इज लोअर। एक्सपेक्टेड रेंट आपका 180 आ गया है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपको दिया हुआ है 1,70,000 पर एनम। तो एक्चुअल रेंट आपके पास आ गया 170 का, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया आपके पास 180 का।
म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड बाय द टेनेंट, टेनेंट ने म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनर देता है तो ही डिडक्शन मिलता है। रिपेयर के खर्चे रोशन ने पे करे हैं, हाउस प्रॉपर्टी में रिपेयर के खर्चे अलाउड नहीं होते, तीन ही खर्चे मिलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, रिपेयर का खर्चा नहीं मिलेगा। अदर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, household LED and refrigerator purchased in Jan 2017 for 56 but sold in Feb 2026 for 15,000। सर पर्सनल मूवेबल असेट कैपिटल असेट नहीं होती, उसके बेचने पे कोई कैपिटल गेन नहीं निकलता। तो घर की LED और घर का रेफ्रिजरेटर बेचे हो, यहां पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपको 4 लाख रुपए का एडवांस मिला है मिस्टर वनराज से 1 मई 25 को फॉर द सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 11 लाख रुपीस में, विच वॉज बीइंग यूज्ड बाय हिज फादर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस फॉर द लास्ट 2 years। हाउएवर ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस एडवांस वॉज फोरफीटेड। लो जी, आपने ये 4 लाख रुपए का एडवांस क्या कर लिया है, फोरफीट कर लिया है। तो ये एडवांस आपके लिए क्या बन जाएगा सर, एडवांस अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। 1/4/2014 के बाद एडवांस फोरफीट होता है तो अदर सोर्स की इनकम बनता है। द सेम लैंड वॉज सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू मिस्टर जैन ऑन 1 दिसंबर। सर ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, सेम लैंड बोल रहा है ना, सेम लैंड मतलब ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, सेम लैंड आपने 1 दिसंबर को बेच दिया 10,50,000 में। लैंड आपने खरीदा था 20 जनवरी 2006 में, बेचा है दिसंबर 2025 में, लॉन्ग टर्म हो गया। आपने 2006 में इसे खरीदा था 1,50,000 रुपए में और आपने इसे दिसंबर में बेचा है 10,50,000 रुपए में, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है कितने रुपए का, 9 लाख रुपए का। फिर आपने क्या किया, नया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया 9,50,000 का, सेक्शन 54B, एग्रीकल्चरल लैंड बेच के एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया तो एग्जेम्पशन मिल जाती है। 9.5 लाख का खरीदा है आपने, तो आपको यहां पर जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो 9 लाख की मिल जाएगी, यानी कि आपका जो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा वो कितना टैक्सेबल होगा, नील टैक्सेबल होगा। यहां पे नील बटे सन्नाटा टैक्सेबल होगा। आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीपीएफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,500। याद करो सैलरी वाले चैप्टर में क्या बताया था कि आपका जो पीपीएफ का इंटरेस्ट होता है वो अपने पास क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। फिर कह रहा है कि आपने 75,000 रुपीज का प्रीमियम दिया है टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द सेल्फ एंड द वाइफ, एंड ऑल्सो आपने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं पीपीएफ में। दोनों आपके 80C में आते हैं, लेकिन 80C के अंदर आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल पाएगी वो कितने की मिल पाएगी सर, 80C में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपए की मिल पाएगी। इसके बाद 2005-06 में आपके इंडेक्सेशन फैक्टर 16-17 का इंडेक्सेशन फैक्टर, 25-26 का इंडेक्सेशन फैक्टर दिया, ये किसी काम का नहीं है क्योंकि कैपिटल गेन तो टैक्सेबल ही नहीं हुआ। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द अबव सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स टू द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स। तो सैलरी का डेटा आपको बस यहीं पे दिया हुआ था, सैलरी का डेटा बस यहीं पे दिया हुआ है, इसके अलावा सैलरी का डेटा कहीं नहीं है। डिफॉल्ट रिजीम से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने ना आपके लिए सॉल्यूशन बना के लाया है, मैंने सॉल्यूशन आपके लिए बना के लाया है। आप सैलरी वाले पे फोकस करना, सैलरी वाले पे फोकस करना, सैलरी वाले पे फोकस करना। आपके पास बेसिक सैलरी कितनी है, 60,000 रुपए महीना है, तो न्यू टैक्स रिजीम में 7,20,000 आएगी क्योंकि डिफॉल्ट लिए। डीए 12,000 रुपए महीना है, 144 आ जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयर जो है वो 15% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट करता है, 1,08,000 आ जाएगा। एग्जेम्पशन मिलेगी 12% ऑफ आरबीएस। आरबीएस में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी आती है, रिटायरमेंट वाला डीए आता है, परसेंटेज वाली कमीशन आती है। क्वेश्चन में परसेंटेज वाली कमीशन नहीं दी हुई है, डीए 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। तो डीए मिला 144 है, लेकिन रिटायरमेंट का पार्ट कितना बनता है सर, रिटायरमेंट का पार्ट केवल 50% बनता है, रिटायरमेंट का पार्ट केवल 50% बनता है। तो मिला आपको 144 है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में केवल 72 आएगा। तो बेसिक सैलरी प्लस रिटायरमेंट वाला डीए कमीशन क्वेश्चन में नहीं है, इसका 12% आपका एग्जेम्प्ट होगा, 95,040।
95,040 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 1,08,000 में से 95,040 चला जाएगा, 12,960 बचेगा। सबको प्लस करोगे 876,960 आएगा। डिफॉल्ट रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 8,01,960 आपकी सैलरी इनकम आएगी। तो आपका पहला आंसर होगा 8,01,960। बी विल बी योर आंसर। इसके बाद कैपिटल गेन में कितना चार्जेबल टू टैक्स हो रहा था, तो कैपिटल गेन में कुछ भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं हो रहा था, आपने सॉल्व कर लिया था ऊपर। तो कैपिटल गेन में कुछ भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। अब आपको टोटल इनकम बतानी है कि इसकी टोटल इनकम कितनी होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा टोटल इनकम कैसे निकाली। सैलरी इनकम तो निकल चुकी थी। इसके बाद आपके पास एचपी का डेटा गिवन था। एचपी में आपका एक्सपेक्टेड रेंट 180 का आ रहा था, एक्चुअल रेंट आपका 170 है। तो जीएवी क्या बनेगी, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट जीएवी बनेगी। म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 180 ही आपका एनएवी हो जाएगा, 180 ही आपका एनएवी हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पे सॉल्व किया है, जीएवी आपके पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने दिए थे, डिडक्शन नहीं मिलेगी, एनएवी 180 की आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% की मिलेगी। इंटरेस्ट आपके पास 220 था, इंटरेस्ट आपके पास 220 था, पूरा का पूरा 220 आपको अलाउड हो जाएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो 220 का आपको डिडक्शन मिल गया। अब यहां पर 94,000 का लॉस आ गया। अब याद करो हमने क्या पढ़ा हुआ है, न्यू रिजीम में आपका जो एचपी का लॉस होता है वो दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होता। न्यू रिजीम में दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होता, और ना ही आपको उसका कोई कैरी फॉरवर्ड मिलता है, मतलब लैप्स हो जाता है। तो देखो न्यू रिजीम में मैंने इसको डैश कर दिया, न्यू रिजीम में एचपी को मैंने डैश कर दिया। कैपिटल गेन मेरी एग्जेम्प्ट थी, 4 लाख का एडवांस फॉरफीट किया था, वो अदर सोर्स की इनकम बन गया। सबको प्लस करोगे 12,01,960 आ जाएगा, 12,01,960 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 12,01,960। अब अगर आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे तो टैक्स लायबिलिटी बड़े ध्यान से निकालनी है। न्यू रिजीम के अंदर जब आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे 12,01,960 पे, तो आपका जो टैक्स निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 60,240 आई थिंक, 1960 का 50, हाँ 60,294। आपका जो टैक्स निकल कर आएगा वो आएगा 60,294। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। 12,01,960 पे आप टैक्स निकालोगे तो कैसे आएगा, न्यू रिजीम में पहले 4 लाख पे नील आएगा, अगले 4 लाख पे 5% आएगा, अगले 4 लाख पे 10% आएगा, बचे हुए 1960 पे 15% आएगा, 294। सारा मिला लोगे तो 60,294 होगा। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि न्यू रिजीम में आपको रिबेट की मार्जिनल रिलीफ मिलती है। न्यू रिजीम में आपको क्या मिलती है, न्यू रिजीम में आपको रिबेट की मार्जिनल रिलीफ मिलती है, रिबेट की मार्जिनल रिलीफ मिलती है। रिबेट की मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगी सर, 12 लाख रुपए तक, 12 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं जाता, 12 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं जाता। आपने कमाए हैं 12,01,960, और अब आपका टैक्स कितना आ रहा है, अब आपका टैक्स आ रहा है 60,294। तो आपकी इंक्रीज इन इनकम कितनी है, आपकी इंक्रीज इन इनकम है 1,960, और आपका इंक्रीज इन टैक्स कितना है, आपका इंक्रीज इन टैक्स है 60,294। इनकम बढ़ी है 1,960 से और टैक्स बढ़ गया है 60,294 से, तो आपको रिबेट का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। रिबेट का मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, यानी कि आपको 58,334 की रिलीफ मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। तो 60,294 में से 58,334 की आपको रिबेट मिल गई, 1960 आपका टैक्स आएगा, 4% का सेस ऐड कर देना, राउंड ऑफ करके 2040 आपका आंसर आएगा, राउंड ऑफ करके 2040 आपका आंसर आएगा। अब आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है ओल्ड रिजीम के अंदर, ओल्ड रिजीम के अंदर। तो ओल्ड रिजीम के अंदर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका आंसर जो सैलरी का है वो बदल जाएगा। सैलरी में
ये तीनों आइटम तो आपके सेम आएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको 75 की नहीं मिलेगी, 50,000 की मिलेगी। तो आपकी सैलरी इनकम हो जाएगी 8,26,960। दूसरी चीज, एचपी का लॉस ओल्ड रिजीम में आपको अलाउ होगा, तो 94,000 रुपीज का लॉस आपको यहां पर अलाउ होगा, 94,000 का लॉस आपको अलाउ होगा। इसके अलावा ये 4 लाख ही आएगा, तो आपके पास इनकम हो जाएगी 11,32,960। न्यू रिजीम में आपको कोई 80C का डिडक्शन नहीं मिला था, लेकिन ओल्ड रिजीम में आपको 1.5 लाख का 80C का डिडक्शन मिलेगा। आपके पास 175 का डिडक्शन है, आपके पास 175 का डिडक्शन है, तो 175 में से 150 का डिडक्शन आपको अलाउड होगा। तो डिडक्शन के बाद आपके पास आएगा 980 ओल्ड रिजीम में आप जब टैक्स निकालोगे तो पहले 5 लाख पे 12,500 आएगा और रिमेनिंग के 482,960 पे 20% आएगा, यानी कि 1,09,092 आएगा, प्लस हो जाएगा 4%, राउंड ऑफ करके आपका टैक्स आएगा 1,13,460। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1,13,460, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, जिसमें वो पूरा का पूरा टोटल इनकम आपसे निकलवाता है। अब इस क्वेश्चन में उसने आपकी कितनी चीजें चेक कर ली? इस क्वेश्चन में उसने आपसे सेट ऑफ की नॉलेज चेक कर ली, टोटल इनकम तो वो निकलवा ही रहा था आपसे, साथ में उसकी सेट ऑफ की नॉलेज चेक कर ली उसने, ये एक अच्छा पॉइंट था, बच्चा यहां गलती कर सकता है। दूसरा उसने क्या चेक कर लिया? दूसरा आपने रिबेट की जो मार्जिनल रिलीफ है उसका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। ये 2 कॉन्सेप्ट बढ़िया थे जो उसने चेक कर लिए यहां पे आपसे। ठीक है, चलिए अब गड्डी को आगे लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने प्रैक्टिस सेशंस लगाए हैं तो ऐसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेशन में करा है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। मिस्टर सुभाष एक इंडियन सिटीजन है, जैसे ही आपको इंडियन सिटीजन दिखाई दे इसको हमेशा क्या कर लिया करो? अंडरलाइन कर लिया करो। इंडियन सिटीजन है, करंटली इन एम्प्लॉयमेंट विद अ ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन कंट्री एक्स, तो कंट्री एक्स में काम करता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 ही कम्स टू इंडिया फॉर 135 डेज and he is in India for 100, 50, 76 and 45 days in the last 4 years। लास्ट 4 years में इसका स्टे बताया हुआ है। तो अब याद करो, इंडियन सिटीजन के लिए हमने क्या पढ़ा था सर? इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया हमारी स्पेशल कैटेगरी में आता है, स्पेशल कैटेगरी 2, स्पेशल कैटेगरी 2 में आता है। सर इसको या तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए। सर नहीं है, नहीं है तो फिर इसको क्या करना पड़ता है? इसको नीचे लिखी हुई ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे मोर देन और इक्वल टू 120 डेज होना चाहिए। लास्ट 4 ईयर में आपका स्टे मोर देन और इक्वल टू 365 डेज होना चाहिए, और आपकी इंडियन इनकम मोर देन होनी चाहिए 15 लाख, मोर देन होनी चाहिए 15 लाख। ये बंदा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 135 डेज आया है, 135 डेज आया है, तो मतलब 120 डेज वाली कंडीशन पूरी कर रहा है। आगे क्या कह रहा है कि पिछले 4 साल में 100 प्लस 50 प्लस 76 प्लस 45, पिछले 4 साल में ये अपने पास 271 डेज अवेलेबल था, 271 डेज अवेलेबल था, यानी कि पिछले 4 साल में 365 दिन वाली कंडीशन यहां पर पूरी नहीं हो रही। अगर 365 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब कि ये सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन में तो सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन में तो सारी कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? एनआर डिक्लेयर कर देंगे। हम इसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? हम इसको एनआर डिक्लेयर कर देंगे। फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुभाष फॉर द असेसमेंट ईयर। ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन कंट्री एक्स, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन द कंट्री एक्स। ये कंट्री एक्स में कोई टैक्स नहीं दे रहा, कंट्री एक्स में ये कोई टैक्स नहीं दे रहा। तो राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा, क्या हम यहां पे डीम्ड रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं? क्या आप इंडियन सिटीजन हो? हाँ सर,
आप दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं दे रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं दे रहे हो। तीसरी कंडीशन, आपकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, एंड आपकी फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में है, ये एक्सीड करनी चाहिए 15 लाख को। अब ये तीसरी कंडीशन आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी कि सर आपके पास ये तीसरी कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। अगर ये तीसरी कंडीशन पूरी हो गई तो बाबू ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास डीम्ड रेसिडेंट बन जाएगा। पहली कंडीशन, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन कंट्री एक्स, तो ये आपकी फॉरेन इनकम है, इंडियन इनकम नहीं है, तो ये आप नहीं कंसीडर करोगे 15 लाख में। इनकम अर्नड एंड रिसीव फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कंट्री एक्स, ये भी फॉरेन इनकम है, इसको 15 लाख में कंसीडर नहीं करोगे। इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ये इंडियन इनकम है, इसे 15 लाख में कंसीडर करोगे। इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस एक्रू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन की बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, इसे 15 लाख में कंसीडर करा जाता है। इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, ये भी आपकी इंडियन इनकम है, इसे भी कंसीडर करा जाएगा। सर ये आपके पास कितना आ रहा है, सर ये आपके पास 16 लाख आ रहा है। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 16 लाख रुपए आएगा, 16 लाख रुपए आएगा। तो यहां पर आपके पास ये 16 लाख रुपए आ रहा है, यानी कि आपने ये तीसरी कंडीशन भी क्या कर दी, पूरी कर दी। और जब आपने ये तीनों कंडीशन पूरी कर दी, जब आपने ये तीनों कंडीशन पूरी कर दी, तीनों कंडीशन पूरी, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आपने ये तीनों कंडीशन पूरी कर दी तो ऐसे केस में क्या होगा, सर ऐसे केस में आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे। और अगर आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे तो आपको क्या बोलते हैं, आपको RNOR बोलते हैं, आपको RNOR बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, RNOR निकल कर आएगा। आपका जो आंसर निकल कर आएगा सिक्स्थ वाले केस में वो RNOR निकल के आएगा। देखिए आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो। पिछले 4 साल में आप यहां पर केवल 271 डेज हो, पिछले 4 साल में आप केवल 271 डेज हो, तो आप ये दूसरी वाली कंडीशन भी पूरी नहीं कर रहे जिसमें 120 डेज देखते हैं रिलेवेंट ईयर में, 365 डेज देखते हैं 4 इयर्स में, और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख वाली। तो आप 365 दिन क्योंकि इंडिया में नहीं हो तो यहां पर आपको क्या डिक्लेयर कर देंगे, आपको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन आप यहां पे डीम्ड रेसिडेंट बन सकते हो अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख को एक्सीड कर जाए। तो आपकी इंडियन इनकम यहां पे 15 लाख एक्सीड कर रही है, 16 लाख बन रही है। अब क्योंकि आपने डीम्ड रेसिडेंट की सारी कंडीशन पूरी कर दी, आप इंडियन सिटीजन भी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं पे कर रहे हो, और आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तीनों कंडीशंस पूरी हो गई, तो आप यहाँ पे डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे। आप यहाँ पे डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे, यानी कि आप क्या बन जाओगे, RNOR बन जाओगे। ठीक है, RNOR बन जाओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निशा एक मार्केटिंग मैनेजर है इन रोज लिमिटेड, शी गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम। तो ये सैलरी वगैरह के बारे में बता रही है, बेसिक DA बोनस, शी कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% टू द PF, कंपनी भी सेम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कार इसको मिली है, कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, सब कुछ दिया है। आपको यहाँ पे कंप्यूट करनी है इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम। आपको यहाँ पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम से आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है मालिक, सॉल्व करके चल। ऑप्शनल टैक्स रिजीम से आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है जी, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके चलना है। सैलरी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहीं पर भी रिटायरमेंट नहीं लिखा हुआ है। रिटायरमेंट नहीं लिखा हुआ है मतलब कि पूरे साल भर आप यहाँ पर क्या थे, एम्प्लॉयड थे, पूरे साल भर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड। चलो शुरू करते हैं सर। सर निशा एक मार्केटिंग मैनेजर है, निशा एक मार्केटिंग मैनेजर है इन रोज लिमिटेड, शी गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। इनकी बेसिक सैलरी 45,000 है, तो 45,000 इंटू 12 कर देंगे। 45,000 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 45,000 इंटू 12 5,40,000 आ जाए। इसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है 10,000 रुपीज पर मंथ, 30% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 इंटू 12 कर देंगे तो आपको 1,20,000 का DA मिलेगा। ठीक है,
आपको बोनस मिलता है इक्वल टू 1 मंथ ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी 45,000 है, तो ये आपके पास 45। इसके बाद कह रहा है कि शी कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% ऑफ हर सैलरी दैट इज बेसिक एंड डीए टुवर्ड्स द आरपीएफ, और कंपनी भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अब आपको निकालना पड़ेगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट करा है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है 18% ऑफ बेसिक प्लस डीए। बेसिक 540 है और डीए 120 है, मतलब 660। 660 का 18%। आपके एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा है, 660 का 18%। 18% ऑफ 660, तो 660 का 18% इज 1,18,800। 1,18,800। इसमें से आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, वो मिलेगी 12% ऑफ आरबीएस। अब आरबीएस में बेसिक आता है, रिटायरमेंट वाला डीए आता है, परसेंटेज वाली कमीशन आती है। क्वेश्चन में परसेंटेज वाली कमीशन नहीं है। मोटर कार है, मेडिकल इंश्योरेंस है, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और फॉरेन ट्रेवल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में परसेंटेज वाली कमीशन नहीं है। डीए 30% रिटायरमेंट का पार्ट बनता है, मतलब 120 का 30% इज 36। तो आपका 540 आपका बेसिक है और 120 का 30%, 36,000 रिटायरमेंट वाला डीए है, इसका 12%। तो 540 प्लस 36, 540 प्लस 36 का 12%, ये आएगा 69120। 69120 माइनस 118,800, 118,800, 49680। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा, दैट विल बी 49680। दैट विल बी 49680। इसके बाद कह रहा है कि आपको मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर दी गई है। मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड कर रही है 1.6 लीटर को, और 1 नवंबर से दी गई है, नवंबर से दी गई है, जिसको आप ऑफिशियल और पर्सनल दोनों कामों के लिए चलाते हो। रिपेयर एंड रनिंग के खर्चे 50,000 वर फुल्ली मेट बाय निशा। रिपेयर एंड रनिंग के खर्चे निशा करती है, मतलब एम्प्लॉय इनकर्स द एक्सपेंडिचर। और मोटर कार वॉज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय। अब जरा ध्यान से देखिएगा, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों कामों के लिए चलती है, और गाड़ी के एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉय मेट करता है, तो छोटी गाड़ी का 600 रुपए टैक्सेबल होता है, बड़ी गाड़ी का 900 रुपए टैक्सेबल होता है। छोटी गाड़ी का 600 रुपए टैक्सेबल होता है और बड़ी गाड़ी का 900 रुपए टैक्सेबल होता है। सैलरी वाले चैप्टर में आ जाते हैं, और यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं, गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है, गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है, और ये किस पर्पस के लिए चल रही है, ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए चल रही है, और एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉय बियर करता है, तो छोटी गाड़ी का 600 और बड़ी गाड़ी का 900 टैक्सेबल। तो बड़ी गाड़ी है, हमारे पास 900 रुपए टैक्सेबल होगा, ड्राइवर का टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि गाड़ी सेल्फ ड्रिवन है, गाड़ी सेल्फ ड्रिवन है। तो 900 रुपए पर मंथ आपका टैक्सेबल होगा, और नवंबर से आपको ये पर्क मिला है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का पर्क टैक्सेबल होगा, 4500 रुपए आएंगे। इसके बाद कह रहा है कंपनी पे करती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टू इफेक्ट द इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ निशा। एम्प्लॉयर अगर मेडिकल इंश्योरेंस पे करता है तो ये आपका एग्जेम्प्ट होता है, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ही गेव हिम अ, सॉरी, हर एम्प्लॉयर गेव हिम अ, हर एम्प्लॉयर गेव हिम अ, गेव हर अ होना चाहिए ना, हर एम्प्लॉयर गेव हर अ रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको दिया गया है इन मुंबई फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। द हाउस वॉज टेकन ऑन लीज बाय द रोज लिमिटेड, मतलब कंपनी ने घर किराए पर लेकर दिया है, और कंपनी 12,000 रुपए का किराया देती है। पर्क वैल्यू जो आपको बताई गई है 2024-25 की, वो 55,000 बताई गई है, और आपको इन्फ्लेशन फैक्टर दिए हुए हैं। इन्फ्लेशन फैक्टर क्यों दिए हैं, क्योंकि आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन 1 साल से ज्यादा के लिए मिला है। तो यहां पर आपका जो पर्क निकलेगा वो करंट ईयर में जो पर्क आ रहा है एज पर रूल्स, या फिर 24-25 जो कि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन एडजस्टेड, दोनों में जो लोअर होगा आपको वो लेना है। तो अभी इस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको अभी मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, इसको अभी मैं होल्ड पे डाल रहा हूं।
company incurred the expenses on the treatment of her daughter abroad including the stay and expenses of 150 was permitted by the RBI। तो इसकी डॉटर का इलाज अब्रॉड में करवाया गया है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड, ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड उतना एग्जेम्प्ट होता है जितना आरबीआई परमिट कर दे। तो आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए का खर्चा किया गया है और आरबीआई ने 1.5 लाख रुपए परमिट कर दिए हैं, यानी कि यहां पर आपके पास कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद कंपनी ऑल्सो इनकर्ड द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेवल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। अब यहां पर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आप विदेश में ट्रैवल के लिए जाते हो तो ट्रैवल का खर्चा आपका टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जीटीआई कितना है। अगर आपका जीटीआई 8 लाख रुपए एक्सीड कर रहा है तो फॉरेन का ट्रैवल टैक्सेबल हो जाएगा, 8 लाख एक्सीड नहीं कर रहा तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी अभी होल्ड करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जीटीआई कितनी आ रही है। देन वी कैन डिसाइड कि ये वाला जो फॉरेन ट्रैवल है 80,000 वो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा। तो हमने ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन टेकअप कर लिया है। ये वाला पॉइंट अभी हो गया, ये वाला पॉइंट अभी करना है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें बस कुछ नहीं करना, रेंट फ्री एकोमोडेशन की हमें यहां पर बात करनी, रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करनी। हाँ जी, तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला पॉइंट कराने जा रहा हूं, रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला पॉइंट मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो क्योंकि ये आपको कॉन्टिन्यूएशन में मिला है, कॉन्टिन्यूएशन में मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो वैल्यू आएगी फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर, या फिर जो आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू आएगी। इन दोनों में जो भी आपका लोअर होगा, इन दोनों में जो भी आपका लोअर होगा वो आपका क्या बनेगा, इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपका टैक्सेबल पर्क बनेगा। इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपका टैक्सेबल बनेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपके एम्प्लॉयर ने घर लीज पे लिया है, घर लीज पे लिया है, तो जब लीज पे लेता है तो हमारा क्या होता है, जब लीज पे लिया होता है तो क्या लेते हैं हम लोग, तो हम लोग लेते हैं रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, तब हम लोग लेते हैं रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर 10% ऑफ आरएफएसी का सैलरी। इन दोनों में जो भी आपका क्या आएगा, इन दोनों में जो भी आपका लोअर आएगा, इन दोनों में जो भी आपका लोअर आएगा, फिर इसमें ऐड करते हैं 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या कॉस्ट ऑफ असेट, तो वो आपको दे नहीं रखी है, वो आपको दे नहीं रखी है। फिर इसमें से माइनस करते हैं जो अमाउंट रिकवर करी गई है फ्रॉम एम्प्लॉय, वो भी यहां पर आपको दे नहीं रखी है, तो सीधे सीधे ये आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी। अब आपको क्या चाहिए सर, अब आपको चाहिए कि आपकी आरएफएसी की सैलरी में क्या क्या आएगा। सर आपकी आरएफएसी की सैलरी में बेसिक सैलरी आएगी, रिटायरमेंट वाला डीए आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगी, टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे, या फिर अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके पास सर ना तो क्वेश्चन में कमीशन गिवन है, ना तो क्वेश्चन में टैक्सेबल अलाउंसेस गिवन है, ना तो क्वेश्चन में अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स गिवन है। क्वेश्चन में आपको केवल ये 3 चीजें ही पता है। बेसिक आपके पास कितना है, 540 है, रिटायरमेंट वाला डीए 36 है और ये 45 है, तो 540 प्लस 36 प्लस 45, तो आपके पास 6,21,000 आरएफएसी की सैलरी आ रही है। तो 6,21,000 का 10% है 62,100 और एम्प्लॉयर ने 12,000 रुपए महीना दिया है, यानी कि 144। इन दोनों में जो भी लोअर है 62,100, तो आपके पास एज पर रूल्स 62,100 आ रहा है, लेकिन ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड से ज्यादा नहीं हो सकता। पिछले साल जो टैक्सेबल हुआ था वो 55,000 टैक्सेबल हुआ था, पिछले साल जो टैक्सेबल हुआ था वो 55,000 टैक्सेबल हुआ था। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इन्फ्लेशन फैक्टर करंट ईयर से,
और इसका डिवीजन कराएंगे इन्फ्लेशन फैक्टर फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर 24-25 जब ये आपको पहली बार दिया गया था। 25-26 का इन्फ्लेशन फैक्टर 376 और 363, तो इसको आप डिवाइड कराएंगे 376 से, मल्टीप्लाई कराएंगे 376 से, और इसको डिवाइड कराएंगे 363 से। 55,000 इंटू 376 डिवाइड बाय 363, तो ये आएगा 56,970। ये आ रहा है 56,970। तो इन दोनों में जो भी आपका लोअर है, इन दोनों में जो भी लोअर है वो आपका टैक्सेबल होगा, यानी कि 56,970 आपका टैक्सेबल होगा। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये 540 हमारा एग्जैक्ट आ रहा था, ये 120 आ रहा था, ये 45 आ रहा था। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 49680, हमने कितना निकाला था 49680, तो ये देखिए 49680 आ रहा है। इसके बाद मोटर कार का हमने भी 4500 ही निकाला था, मोटर कार का हमने भी 4500 ही निकाला था। मेडिकल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट लिया था, मेडिकल इंश्योरेंस हमने भी एग्जेम्प्ट ले लिया। इसके बाद हमने ये 62,100 निकाला है, और ये 56,970, दोनों में जो लोअर है 56,970, हमने भी कितना लिया है 56,970 ही लिया है। इसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर जो आपका 1.5 लाख का हुआ था वो आपका एग्जेम्प्ट हो गया था, हमने भी यहां पर उसको एग्जेम्प्ट किया है 1.5 लाख को। ठीक है, अब रह गया आपका ये ट्रैवल वाला पॉइंट। ये ट्रैवल वाला पॉइंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जीटीआई 8 लाख रुपए एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपका जीटीआई 8 लाख एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, अभी हम इस वाले पॉइंट को छोड़ के हम हमारा यहां पर क्या निकालने जा रहे हैं, जीटीआई निकालने जा रहे हैं। जरा प्लस करो 540 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 49,680 प्लस 56,970 प्लस 4,500 ये आ रहा है 816,150। ये आपकी क्या आ रही है, ग्रॉस सैलरी आ रही है। ग्रॉस सैलरी में से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आपके पास 766,150 आ रही है। ये आपकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। इसके अलावा आपके पास और कोई इनकम नहीं है, तो यही आपका जीटीआई हो गया। मतलब आपका जीटीआई 8 लाख रुपए के अंदर है, और अगर आपका जीटीआई 8 लाख रुपए के अंदर है तो आपका ये जो ट्रैवल वाला 80,000 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये देखिए ट्रैवल एक्सपेंस जो 80,000 रुपए का है ये आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जीटीआई है वो आपके पास बिफोर इंक्लूडिंग द ट्रैवल एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस को इंक्लूड करे बिना वो एक्सीड नहीं कर रहा है 8 लाख। अगर ये जीटीआई 8 लाख एक्सीड कर जाता, ट्रैवल वाले बेनिफिट को छोड़कर अगर ये 8 लाख एक्सीड कर जाता, तो ये ट्रैवल के 80,000 रुपए टैक्सेबल हो जाते। ठीक है, तो आपका आंसर 766,150 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मालिक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। मिस्टर विपुल फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। आपको एचपी हेड में लॉस हुआ है और ये कंप्यूटेड लॉस है, कंप्यूटेड लॉस है, मतलब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज एक्सेप्ट करोगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम दे रखी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और आपने एसटीटी पे करा है। ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A कैपिटल गेन की इनकम दे रखी है। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स, ये अदर सोर्स की कैजुअल इनकम दे रखी है। लॉस फ्रॉम बेटिंग, कैजुअल इनकम में कोई लॉस अलाउ नहीं होता। लॉस फ्रॉम बेटिंग, बेटिंग का लॉस ही नहीं है सर, ये अलाउड ही नहीं होगा, ये लॉस अलाउड ही नहीं होगा, ये लॉस अलाउड ही नहीं होगा। ये डेटा बेकार है, जैसे उसकी जिंदगी में तुम सर बार बार पर्सनल हो जाते हो, कितनी बार मना किया, मजा आती है रे। चलो, लॉस फ्रॉम बेटिंग ये आपको अलाउड नहीं होगा। एक्सपेंसेस ऑफ लॉटरी इनकम, सर कैजुअल इनकम के भी एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं होते, ये भी बेकार है सर, ये भी बेकार है।
इसको भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी काम का नहीं है। इसके बाद इनकम फ्रॉम लॉटरी इनकम दे रखी है 38,500 नेट ऑफ टीडीएस। नेट ऑफ टीडीएस दे रखी है तो इसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। 30% का टीडीएस कटा होगा तो 100 माइनस 30 इंटू 100, ग्रॉस फिगर कितने की आ जाएगी? 38,500 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, ग्रॉस फिगर 55,000 की आ जाएगी। और ये भी आपकी कौन सी इनकम है? अदर सोर्स की इनकम है। इसके बाद लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैमल्स फॉर रेसेस। रेस हॉर्सेस नहीं है, रेस कैमल्स हैं। कैमल्स, कैमल्स अदर एनिमल। मैंने आपको क्या बताया था सर? मैंने आपको बताया था रेस हॉर्सेस का ओनिंग एंड मेंटेनिंग अदर सोर्स में आता है, बाकी कोई एनिमल है तो पीजीबीपी में आता है। ये आपका पीजीबीपी का लॉस है, ये आपका पीजीबीपी का लॉस है। सर स्पेक्यूलेटिव है कि नॉन स्पेक्यूलेटिव है? नॉन स्पेक्यूलेटिव है, ये आपका नॉन स्पेक्यूलेटिव है। स्पेक्यूलेटिव तो वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन सेटल होता है विदाउट द फिजिकल डिलीवरी, वो तो सेल परचेज के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना। स्पेक्यूलेटिव में सेल परचेज कर रहे हो विदाउट द फिजिकल डिलीवरी, रेट डिफरेंस से ट्रांजैक्शन को सेटल करते हो, वो स्पेक्यूलेटिव होता है। यह तो नॉन स्पेक्यूलेटिव है, पीजीबीपी का लॉस है। इसके बाद कह रहा है इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये आपके लिए अदर सोर्स की इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड, कैपिटल गेन की इनकम है। इनकम ऑफ माइनर डॉटर रिया फ्रॉम द स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर द टेलीविजन सीरीज। सर माइनर ने अपने स्किल से इनकम कमाई है, क्या इसकी क्लबिंग होगी? सर इसकी कोई क्लबिंग नहीं होगी। इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर सन सौरभ हु सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U। सर माइनर अगर डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड माइनर की क्लबिंग नहीं होती, इस इनकम की क्लबिंग नहीं होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको इररिलेवेंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स का भी कोई खास रोल है नहीं। फॉलोइंग आर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, आपके पास कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हुए हैं। असेसमेंट ईयर 14-15 का लॉस है, तो असेसमेंट ईयर 14-15 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 13-14। 13-14 का लॉस अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 8 साल बीत चुके हैं, तो ये लॉस तो आपका लैप्स हो चुका है। 8 साल बीत चुके हैं, इसको तो भूल जाओ। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है असेसमेंट ईयर 17-18 का। असेसमेंट ईयर 17-18 मतलब प्रीवियस ईयर 16-17, 8 साल तक जा सकता है। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 24-25, 8 साल पूरे हो चुके, 8 साल पूरे हो चुके। तो मालिक ये लॉस भी आपका क्या हो चुका है? लैप्स हो चुका है, लैप्स हो चुका है। इसके बाद आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है परटेनिंग टू असेसमेंट ईयर 18-19। 18-19 मतलब प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 17-18 मतलब 8 साल। 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, ये लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर है। ये आपको अलाउड हो जाएगा, ये आपको अलाउड हो जाएगा, इसे आप सेट ऑफ कर सकते हो। आपको जीटीआई निकालनी है, आपको जीटीआई निकालनी है विपुल की एज पर ऑप्शनल रिजीम। ऑप्शनल रिजीम का मतलब क्या हो गया? ओल्ड रिजीम। डिफॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम होती है, ऑप्शनल रिजीम आपकी ओल्ड रिजीम होती है। और कौन से लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आपको ये भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं राजा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर ही बगल में अपन क्या करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास अंडर द हेड एचपी आपके पास लॉस गिवन था 2,60,000 का। अंडर द हेड एचपी आपके पास 2,60,000 का लॉस गिवन था। सर मैक्सिमम इसमें आप 2 लाख रुपए ही सेट ऑफ करा पाओगे और बचे हुए 60,000 तो आपने कैरी फॉरवर्ड करने ही हैं, ठीक है, बचे हुए 60,000 तो आपने कैरी फॉरवर्ड करने ही है, ठीक है। एचपी के बाद पीजीबीपी की बात करते हैं। पीजीबीपी में आपके पास कौन कौन सी इनकम थी? सर पीजीबीपी में आपके पास सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 8,60,000 रुपए का है। फिर आपके पास 20,000 का रेस कैमल्स में लॉसेस था। फिर आपके पास और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो पीजीबीपी में दो इनकम है, एक तो 860 है,
बिजनेस इनकम है आपके पास 860 की, 8,60,000 की बिजनेस इनकम है। और रेस कैमल्स में आपके पास लॉस है, तो रेस कैमल का लॉस यहां पर माइनस हो जाएगा। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आप किसी से भी एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास 840 की इनकम आ जाएगी पीजीबीपी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एचपी के लॉस को पीजीबीपी से ही उड़ा देते हैं। हमने पीजीबीपी से सेट ऑफ कर लिया। कितना सेट ऑफ कर लिया? पीजीबीपी से 2 लाख सेट ऑफ कर सकते हो, और जो बचा हुआ 60,000 है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बचा हुआ जो आपका 60,000 है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड। 60,000 आपका क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि आपके पास एचपी की इनकम क्या हो जाएगी? यानी कि आपकी एचपी की जो आपकी एचपी की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। पीजीबीपी में आपके पास 8,60,000 की इनकम आ रही है। इस 840 में से आपने एचपी का लॉस सेट ऑफ कर लिया। एचपी का लॉस आपने सेट ऑफ कर लिया 2 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन की बात, अच्छा आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो लैप्स हो चुका था। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो आपका लैप्स हो चुका है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अभी कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। कैपिटल गेन में आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का 199,800 का, 199,800 का ये ले लिया हमने, ये ले लिया हम। 199,800 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपके पास। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 199,800, 199,800 का है। 199,800, 260 ले लिया, 860 ले लिया, 199,800। रेस कैमल्स भी आप ले चुके, रेस कैमल्स भी आप ले चुके। ये जो नॉट अलाउड है ये तो भी खत्म हो गए, ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके पास कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25,000 रुपए का। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25,000 रुपए का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25,000। तो कैपिटल गेन में आपके पास इनकम आ जाएगी 1,24,800 की। 199,800 प्लस 25,000, 2,24,800 की, 2,24,800 की आपके पास इनकम आ जाएगी। और आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है। आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 90,200 रुपए का। ये 90,200 रुपए आपके एडजस्ट हो जाए, तो 2,24,800 में से 90,200 एडजस्ट हो जाएंगे। आपके पास 1,34,600, ये आपके पास क्या बचेगी? कैपिटल। इसके बाद अगर मैं अदर सोर्स की बात करता हूं, अदर सोर्स की बात करता हूं, तो अदर सोर्स में मेरे पास तो सिर्फ कैजुअल इनकम ही है। अदर सोर्स में मेरे पास सिर्फ कैजुअल इनकम ही है। अदर सोर्स में मेरे पास एक तो ये 1,02,500 है, कार्ड गेम्स का पैसा है 1,02,500। कार्ड गेम्स 1,02,500। इसके अलावा मेरे पास लॉटरी की इनकम थी 55,000 रुपए। लॉटरी की इनकम है 55,000 रुपए। इसके अलावा मेरे पास OMRH में इनकम थी। OMRH में मेरे पास इनकम थी 97,800, 97,800 OMRH में इनकम। ठीक है, तो 1,02,500 प्लस 55,000 प्लस 97,800, तो अदर सोर्स में 255,300। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 640, 640। और कहीं पे आपके पास कोई लॉसेस वगैरह नहीं है, और कहीं पे आपके पास कोई लॉसेस वगैरह नहीं है। ठीक है, बच्चों की जो इनकम है उसकी क्लबिंग होनी नहीं है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो मेरे हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपके पास कैपिटल गेन में 134,600 आ जाएगा, और अदर सोर्स में 255,300 आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं, 1,34,600 प्लस 640, 10,29,900 आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10,29,900 आना चाहिए, आ रहा है 10,29,900। अदर सोर्सेस में 255,300 आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग दिखाया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग दिखाया है। तो आप भी ऐसा करना चाहो ऐसा कर सकते हो, आप भी ऐसा करना चाहो कर सकते हो। इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से ये 90-200 को सेट ऑफ किया और मैंने यहाँ पे टोटल करने के बाद सेट ऑफ किया था। मैंने ये टोटल करने के बाद सेट ऑफ किया था, इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा है। आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एचपी का लॉस यहाँ पर एडजस्ट करा है, 640 आ रहा है और आपका 60,000 का लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो आपका जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो केवल 60,000 का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एचपी का लॉस, एचपी का लॉस। और 2 लॉसेस आपके लैप्स हो चुके हैं, 2 लॉसेस आपके लैप्स हो चुके हैं। चलिए इसके बाद गाड़ी को आगे लेके चलते हैं, गाड़ी को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 की। अपने पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है। Examine the applicability and determine the amount of TDS and TCS as per the Income Tax Act 1961 for the assessment year 26-27 in the following cases. Examine the applicability and the determination of the amount of TDS and TCS. TDS और TCS का क्वेश्चन। पहला पॉइंट है, ABC लिमिटेड ने सेल किया है फ्लैट टू मिस्टर जतिन फॉर 47 लाख ऑन 15/5/2025. The agreement to sell provides that in addition, Mr. Jatin has to pay maintenance charges of rupees 10,000 per month for 24 months. तो 24 महीने की मेंटेनेंस का पैसा अपफ्रंट देना पड़ेगा, अपफ्रंट देना पड़ेगा, एडवांस में देना पड़ेगा। तो 24 महीने का पैसा कितना हो गया? 24 महीने का पैसा हो गया 2,40,000। 3 लाख रुपए आपको कार पार्किंग के लिए देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए आपको क्लब की मेंबरशिप के लिए देना पड़ेगा। और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ऑफ द फ्लैट वो 48 लाख की है। अब याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करी है और आपका कंसीडरेशन पेड या फिर एसडीवी, इन दोनों में से कोई भी अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो जो ज्यादा है कंसीडरेशन और एसडीवी जो ज्यादा है उस पे आपको क्या लगेगा सर? उस पे आपको टीडीएस काटना रहेगा 1% का, उस पे आपको टीडीएस काटना रहेगा 1% का। और वहां पर बोला गया था कि कंसीडरेशन में जो आपके एंसिलरी चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आपने मेंटेनेंस का पैसा लिया, आपने क्लब मेंबरशिप का पैसा लिया, आपने वाटर कनेक्शन का पैसा लिया, बिजली के कनेक्शन का पैसा लिया, आपने क्लब मेंबरशिप का पैसा लिया, ये सारी चीजें क्या कर दी जाती है? इंक्लूड कर ली जाती है। तो आपने 47 लाख रुपीस में फ्लैट खरीदा, प्लस आपने 240 का मेंटेनेंस अपफ्रंट दिया, तो 4940 हो गया। 3 लाख रुपीस का आपने कार पार्किंग दिया, 5240 हो गया, प्लस 1 लाख रुपए आपने क्लब मेंबरशिप के लिए दिया, तो आपका जो कंसीडरेशन है एग्रीगेट में वो 53,40,000 हो गया। और आपकी जो एसडीवी है वो 48 लाख की है। इन दोनों में जो भी हायर है 53,40,000। तो 53,40,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा? 1% का टीडीएस देना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन काटेगा? एबीसी लिमिटेड ने सेल करा है और मिस्टर जतिन ने फ्लैट खरीदा है। तो जो बायर है जो कंसीडरेशन पे करेगा, यहां पे पेयर कौन है? पेयर जतिन है, यहां पे पेयर जतिन है। और एबीसी लिमिटेड कौन है? एबीसी लिमिटेड यहां पे पे ही है। तो टीडीएस किसका काटा जाएगा? पेई का काटा जाएगा। कौन काटेगा? जतिन काटेगा। एबीसी लिमिटेड सेल्स अ फ्लैट टू जतिन, तो जतिन यहां पे क्या करेगा? 1% का टीडीएस काटेगा 53,40,000 पे। 53,40,000 पे ये टीडीएस काटेगा। जरा ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 194IA क्या कहता है कि आपको 1% का टीडीएस काटना होता है कंसीडरेशन का या फिर एसडीवी का, दोनों में जो भी अपने पास क्या है? हायर है। दोनों में जो भी अपने पास हायर है। इसके बाद कहता है कि टैक्स आपका डिडक्ट नहीं होगा अगर दोनों कंसीडरेशन और एसडीवी दोनों अगर 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं लगेगा। दोनों अगर 50 लाख से कम है तो टीडीएस, मतलब दोनों में से एक भी अगर 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस की इंप्लीकेशन आएगी। इसके बाद कह रहा है कि जो कंसीडरेशन है उसमें अपन क्या करते हैं सर? उसमें अपन इंक्लूड करके चलते हैं जो क्लब मेंबरशिप फीस है, कार पार्किंग का पैसा है, मेंटेनेंस का पैसा है, या कोई भी इंसिडेंटल पैसा जो आप चार्ज कर रहे हो जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड है। तो देयरफॉर आपका जो कंसीडरेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 5340 का बन रहा है। सारे आपने अमाउंट्स को ऐड कर लिया।
और क्योंकि आपका कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख से ज्यादा का हो रहा है, तो देयरफॉर इस पे टीडीएस लगेगा 1% का, 1% का टीडीएस लगेगा। कौन काटेगा? जतिन काटेगा। जतिन पेयर है, तो जतिन यहां पे क्या करेगा, 1% का टीडीएस काट के सामने वाले को पेमेंट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसके बाद अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, वो टीसीएस का क्वेश्चन है। कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने ग्रांट किया है अ लीज ऑफ कोल माइन टू मेसर्स XYZ लिमिटेड ऑन 1 मई 2025 एंड चार्ज 7 करोड़ फॉर द लीज। तो हमने क्या सुना था, सॉरी क्या पढ़ा था, सेक्शन 286(1)(c था। एक सेक्शन था हमारे पास 286(1)(c। वो कह रहा है कि अगर आप टोल प्लाजा, माइंस, क्वेरी, ये सब अगर आप लीज पे देते हो, पार्किंग लॉट, ये सब आप लीज पे देते हो, तो जो भी आप लीज रेंट चार्ज कर रहे हो उसका 2% आप टीसीएस कलेक्ट करोगे। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया है, XYZ को कोल माइन लीज पर दी है, तो जितना भी लीज रेंट है या लीज चार्ज है, जो भी लीज चार्ज है उसका 2% टीसीएस कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो यहां पे 2% का 286(1)(c में टीसीएस लग जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा 2% का टीसीएस अंडर सेक्शन 286(1)(c ऑन 7 करोड़ बीइंग द चार्जेस फॉर द लीज ऑफ द कोल, यानी कि 7 करोड़ का 2% दैट इज 14 लाख रुपीस। अब इसी क्वेश्चन में आगे कहता है कि XYZ ने कोल बेचा है 2 करोड़ रुपए का एलएमएन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। द टर्नओवर ऑफ XYZ and LMN for the financial year 24-25 amounts to 5.5 करोड़, 11 करोड़ respectively। अब याद करो हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 286(1). सेक्शन 286(1) क्या कहता है कि अगर आप मिनरल्स बीइंग कोल और इग्नाइट अगर आप इसको बेचते हो तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। किस रेट से? आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है अपने पास 1% से। आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है 1% से। अगर आपने कोल और इग्नाइट बेचा है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है 1% से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको क्या करना होता है कि सर मान लीजिए यहां पर बेचने वाला कौन है, आपका XYZ सेलर है, और ये कोयला किसको बेचा जा रहा है, ये कोयला PSU को बेचा जा रहा है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपका बायर PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आप टीसीएस कलेक्ट नहीं करो। अगर आपका बायर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी से आप टीसीएस का पैसा कलेक्ट नहीं करोगे। तो यहां पर आपके पास जो कोल बेचा गया है, कितने रुपए का कोल बेचा है, 2 करोड़ रुपए का कोल बेचा है, 2 करोड़ का कोल बेचा है। यहां पर आपका कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा, अंडर सेक्शन 286(1). यहां पर आपका कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। इफ द बायर इज PSU, तो आप उसका कोई भी टीसीएस नहीं काटोगे। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है सर, सेलर का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितने का दे रखा है, 5.5 करोड़ का दे रखा है, और आपकी जो PSU है उसका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो अपने पास कितना दे रखा है, वो अपने पास 11 करोड़ दे रखा है। अब सर हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था टीडीएस का 194Q। 194Q क्या कहता था कि सर अगर आप ऐसे बायर हो, ये बायर है ना, आप ऐसे बायर हो जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड कर रहा है और करंट ईयर में उसने 50 लाख रुपीस से ज्यादा का माल खरीदा है, तो 50 लाख के बियॉन्ड जो आपने पेमेंट करी है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए पे आपको टीडीएस काटना है 0.1% का। कौन काटेगा? बायर, PSU काटेगा। तो 1 करोड़ 50 लाख पे 0.1% यानी कि 15,000 का टीडीएस कटेगा 194Q पे। कौन काटेगा? PSU काटेगा। किसका काटेगा? XYZ का काटेगा। PSU काटेगा, किसका काटेगा? XYZ का काटेगा। क्या बोल रहा है? एवरी पर्सन बीइंग द सेलर, उसे कलेक्ट करना होता है 1% का टीसीएस 286(1) में जब वो कोयला बेचता है बायर को।
लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेचा गया है तो वो बायर की डेफिनेशन में नहीं आती, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आप टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो टर्नओवर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बायर है, बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो यहां पे 194 क्यू लग जाएगा और 194 क्यू में पीएसयू क्या करेगी, 50 लाख के ऊपर की जो पेमेंट है, यानी कि आपकी 1.5 करोड़ की जो पेमेंट है, उस 1.5 करोड़ पे आपका टीडीएस काटेगी 0.1% का, जो कि आपके पास क्या निकल कर आएगा, 15,000 रुपए, जो कि आपके पास क्या निकल कर आएगा, 15,000 रुपए। राइट एवरीवन, ओके रिपोर्ट, ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आ गया है आपका, आखिरी क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पे, और ये लास्ट क्वेश्चन किसका है सर, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे टोटल इनकम का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसका है, टोटल इनकम का क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर युवान एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 45 ईयर्स के हैं, एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में है और ये सोल प्रोपराइटर है। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, मतलब ड्यू बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है। इनका जो नेट प्रॉफिट है एज पर पीएल अकाउंट, वो अपने पास आ रहा है 20 लाख रुपीस का। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आ रहा है हमारे पास 20 लाख रुपीस का, और कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने निकाला है, ये आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स है। मतलब 20 लाख में कुछ आइटम्स डेबिट हो रखे होंगे और क्रेडिट हो रखे होंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है आपने 25,000 रुपए क्रेडिटर को दिए हैं फॉर द गुड्स इन कैश। लो जी, आपके ये 25,000 रुपए पीएल में डेबिट है परचेज को लेकर आपने गुड्स खरीदे थे 25,000 रुपए के, ये आपका परचेज का खर्चा पीएल में डेबिट है, लेकिन ये खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाएगा, सेक्शन 40A(3) लग जाएगा। यहां पे आपने एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश में कर दिया है, तो एंटायर 25,000 रुपीज डिसअलाउ हो जाएगा, और खर्चा जब डिसअलाउ होता है तो प्रॉफिट में एड बैक हो जाता है। तो जो आपका ये 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ रहा है, इस 20 लाख रुपीस में ये वाले 25,000 रुपीज एड बैक हो जाएंगे। इसके बाद ग्रॉस इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, ये आपकी अदर सोर्स की इनकम है, ये आपके पास पीजीबीपी में नहीं आएगी, तो प्रॉफिट में अदर सोर्स की इनकम एडेड है, हटा देंगे। कंट्रीब्यूशन करा है आपने नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन में फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, ये खर्चा आपको सेक्शन 35 में अलाउ होता है ओल्ड रिजीम में। याद करना, दो तरीके की आपकी रिसर्च होती है, इन हाउस और कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड एजेंसी। इन हाउस वाली जो रिसर्च होती है वो ओल्ड और न्यू दोनों रिजीम में मिल जाती है। आउटसाइड एजेंसी को जो आप कंट्रीब्यूशन करते हो वो केवल ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता, तो ये ओल्ड रिजीम में अलाउ होगा। He paid a job charges for the value addition on the fabric 1,10,000 without the deduction of tax to the job worker by the account paycheck। आपने इस 1,10,000 पे टीडीएस नहीं काटा, तो एक सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन 40 क्लॉज ए 1A, ये कहता है कि सर अगर आपने इंडिया में रेसिडेंट को पेमेंट करी है और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो वहां पर 30% खर्चा आपका क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। तो आपके ये 33,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। नॉर्मल डेप्रीसिएशन 4,50,000 रुपीज का है एज पर इनकम टैक्स रूल, इंक्लूडिंग द डेप्रीसिएशन ऑन रुपीज 15 लाख बीइंग द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 1/9/2025। तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन निकाला गया है इनकम टैक्स के हिसाब से 4,50,000 का, इंक्लूडिंग द डेप्रीसिएशन ऑन 15 लाख, जो कि आपकी नई प्लांट एंड मशीनरी है, जिसको परचेज एंड पुट टू यूज किया है 1 सितंबर को, मतलब पुट टू यूज का पीरियड मोर देन आपका 180 डेज वाला है। इसके बाद सब्सिडी मिली है आपको 20% की ऑन द न्यू मशीन अंडर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम from the central government which was credited to the PL account। देखो, आपने ये 15 लाख की मशीन खरीदी है,
आपको 15 लाख की मशीन पे 20% की सब्सिडी मिली है। तो हमने क्या पढ़ा था पीजीबीपी में कि एक्चुअल कॉस्ट के अंदर हम वो चीज इंक्लूड नहीं करेंगे जो पेमेंट किसी थर्ड पर्सन ने करी है। मतलब आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए वो एक्चुअल कॉस्ट 13 लाख की होनी चाहिए, लेकिन आपने एक्चुअल कॉस्ट कितनी लिखी हुई है, 15 लाख रुपए लिखी हुई है। और जो ये आपको 13 लाख नहीं, आपको सब्सिडी कितने की मिली है? सब्सिडी मिली है आपको 20%। आपको सब्सिडी कितने की मिली है? 15 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी है, आपको 20% की सब्सिडी मिली है, 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। ये 3 लाख रुपए आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी मशीन की वो 15 लाख माइनस 3 लाख, आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो 12 लाख की आएगी। एक्चुअल कॉस्ट 12 लाख की आएगी। मतलब 3 लाख रुपए की जो सब्सिडी मिली है वो आपके पीएल के क्रेडिट साइड पे नहीं आएगी, ये गलत लिखा हुआ है। आपने पीएल के क्रेडिट साइड पे जो 3 लाख रुपए लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं। ये पीएल की क्रेडिट साइड पे नहीं आएंगे, ये कोई इनकम थोड़ी ना है। आपको जो सब्सिडी मिली है ये एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस होनी चाहिए थी। यानी कि आपने जो ब्लॉक के अंदर 15 लाख रुपए की मशीन लिखी हुई है वो 15 लाख की नहीं होनी चाहिए थी, वो 12 लाख की होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने 3 लाख रुपए की मशीन पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लिया हुआ है। यानी कि आपने 45,000 रुपीज का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लिया हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लिया हुआ है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपने लिया हुआ है वो रिवर्स करना पड़ेगा। आपको जो 3 लाख की सब्सिडी मिली है ये सब्सिडी आपकी एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस होनी चाहिए थी। मतलब एक्चुअल कॉस्ट आपको 12 लाख लेनी चाहिए थी पर आप 15 लाख लेके बैठे हो। तो आपने 15 पे डेप्रिसिएशन लगा दिया है, 12 पे लगना चाहिए था। आपने 3 लाख पे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया है, तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया तो वो रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो 3 लाख की सब्सिडी है ये मशीन की कॉस्ट में से माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन आपने इसको पीएल में क्रेडिट करा हुआ है। क्रेडिट वाली चीज को हटाओगे तो प्रॉफिट घटेगा, इसलिए मैंने यहां पे 3 लाख माइनस कर दिए। इंश्योरेंस का खर्चा इंक्लूड करता है 50,000 डिपॉजिटेड विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर मदर एजेड 70 ईयर डिपेंडेड अपॉन हिम एंड सफरिंग फ्रॉम द सीवियर डिसेबिलिटी। आपने 50,000 रुपए का इंश्योरेंस का खर्चा डेबिट करा हुआ है। तो ये इंश्योरेंस का खर्चा आपकी मम्मी के इलाज का है, आपकी मम्मी के इलाज का है। तो ये 50,000 का खर्चा कोई बिजनेस का खर्चा थोड़े ना है। तो आपको यहां पे ये 50,000 रुपीज रिवर्स करने पड़ेंगे। और मम्मी आपकी कौन है? मम्मी आपकी डिसेबल्ड है और आप पे डिपेंडेंट है। तो हमने एक डिडक्शन पढ़ी थी 80 की, 80 की, कि अगर आपके ऊपर कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है तो आपको फ्लैट 75,000 की डिडक्शन मिलती है। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी है तो आपको फ्लैट 1.25 लाख की डिडक्शन मिलती है। तो आपको 80 में 1.25 लाख की डिडक्शन मिलेगी। आगे क्या कह रहा है? जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग्स द एम्प्लॉय। यहां पर असेसी कौन है? इंडिविजुअल है। फैमिली प्लानिंग प्रमोशन का खर्चा कंपनी असेसी को मिलता है, ये आपके पास इंडिविजुअल को नहीं मिलता। तो ये खर्चा गलत डेबिटेड है, रिवर्स कर दो। खर्चा अगर गलत डेबिटेड है तो रिवर्स किया जाता है। 1 मार्च 2026 को युवान ने परचेस किया है रॉ मटेरियल 30,000 रुपए का फ्रॉम काना एंड कंपनी अ मीडियम एंटरप्राइज, अ मीडियम एंटरप्राइज एज पर MSMED Act 2006 for which the payment is made on 18 April. There was no agreement for the payment period between them. सर सेक्शन 43B कहता है अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं तो उनका पेमेंट MSME एक्ट की ड्यू डेट तक करना होता है। 43B मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब मीडियम एंटरप्राइज से माल खरीदा है तो उसकी पेमेंट टाइम से करो लेट करो फर्क नहीं पड़ता, 43B उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ड्यू बेसिस पे डिडक्शन मिल जाता है।
तो आपने मीडियम एंटरप्राइज से माल खरीदा है तो इसके ऊपर 43B नहीं लगेगा, ये 30,000 का खर्चा ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाएगा, यानी कि ये वैलिड एक्सपेंस्ड है, ये आपका वैलिड एक्सपेंस है। वैलिड एक्सपेंस है मतलब ये आपके पीएल में करेक्ट डेबिट है, और अगर ये आपके पीएल में करेक्ट डेबिट है तो इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको आइटम क्या करना है, इग्नोर करके चलना है, ये आइटम आपको इग्नोर करके चलना है। आगे क्या कह रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कि ये आइटम पीएल में डेबिटेड नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ये आइटम पीएल में डेबिट या क्रेडिट नहीं है। युवान ने रीपे किया है हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ 75,000 एंड 80,000 अवेल्ड फॉर द परचेज ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। आपने जो 75,000 रुपए का प्रिंसिपल रीपे किया है, इस प्रिंसिपल का 80C में डिडक्शन मिलेगा, और जो आपने ये 80,000 का इंटरेस्ट दिया है, इस इंटरेस्ट का आपको 24B में डिडक्शन मिलेगा। आपको 3,50,000 रुपीज का रेंट मिला है इस लेट आउट प्रॉपर्टी से, और म्युनिसिपल टैक्सेस 40,000 के हैं जो कि आपने पे करे हैं 30 अप्रैल 26 को। 30 अप्रैल 26 मतलब आपने 26-27 में पे करे हैं, मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस 25-26 में पे नहीं हुए, और अगर म्युनिसिपल टैक्सेस 25-26 में पे नहीं हुए तो 25-26 में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे अलाउड होता है। पेमेंट 25-26 में होना चाहिए था, आपने पेमेंट 26-27 में किया है तो डिडक्शन भी 26-27 में मिलेगी। He received 75,000 rupees by the premature withdrawal from the deposits including the interest 5,000 in the post office time deposit eligible for डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ध्यान से देखिएगा, प्री मैच्योर विड्रॉल। प्री मैच्योर विड्रॉल का मतलब क्या है कि मैच्योरिटी से पहले आपने पैसा निकाल लिया। याद करो, हमने 80C में एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट्स में 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, 5 ईयर का टाइम डिपॉजिट लेते हो, तो आपको 80C में डिडक्शन मिलती है। बेसिकली सरकार क्या चाहती है कि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में 5 साल तक आपका पैसा लॉक्ड पड़ा रहे, लॉक्ड पड़ा रहे, इसीलिए आपको 80C में डिडक्शन देती है। अगर आप 5 साल से पहले वो पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो जो डिडक्शन आपको मिली थी ना, वो डिडक्शन रिवर्स हो जाती है, वो डिडक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है अगर 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ कर लो। तो आपने यहां पर क्या कर लिया, प्री मैच्योर विड्रॉल कर लिया 75,000 का। 75,000 का, ये 75,000 का जो प्री मैच्योर विड्रॉल है, ये आपके लिए अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा, ये अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। इसके बाद कहता है कि आपने गोल्ड ब्रेसलेट बेचा है 1/5/2025 को 5 लाख रुपए का, ये आपने एक्वायर करा था 40,000 रुपए का 1 मार्च 2005 में। बाद में आपने इस ब्रेसलेट पे डायमंड को एम्बेड करा था 1/5/2007 को 50,000 रुपए का। देखो, ट्रांसफर जो हुआ है 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है, तो इंडेक्सेशन तो होना नहीं है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेस दे रखे हैं, ये वेले दे रखे हैं। सीधे सीधे यहाँ पे कैपिटल गेन निकल कर आएगा, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन में आपने 40,000 का खरीदा था, बाद में 50,000 रुपए का आपने उस पर इंप्रूवमेंट कराया, मतलब 90,000 रुपए का आपने इस पे खर्चा किया हुआ है, यानी कि 4,10,000 रुपए का आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। 4,10,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। आपको टोटल इनकम निकालनी है और आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है युवान की डिफॉल्ट रिजीम के अंदर, और आपको निकालनी है ऑप्शनल मतलब कि ओल्ड रिजीम के अंदर। और ये पिछले साल का टर्नओवर दिया गया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, पिछले साल का टर्नओवर इसलिए दिया गया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके ऊपर टीडीएस की ऑब्लिगेशन आएगी। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था टीडीएस के अंदर एक हाई सी राज करके, हाई सी राज क्या था, 194H, 194I, 194C, 194R, 194A और 194J, ये सेक्शंस थे ना। इन सेक्शंस में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस कब काटना होता है, जब उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपीस को क्या कर रहा हो, एक्सीड कर रहा हो। तो आपको ये पिछले साल का टर्नओवर इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता चले कि आपके ऊपर करंट ईयर में टीडीएस की ऑब्लिगेशन है। एक पॉइंट आया था ना टीडीएस वाला, जॉब वर्क वाला, एक पॉइंट आया था ना टीडीएस वाला, जॉब वर्क वाला, कि आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आपके ऊपर टीडीएस की ऑब्लिगेशन थी और आपने टीडीएस नहीं काटा।
आपके ऊपर टीडीएस की ऑब्लिगेशन थी और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो ये 30% का डिसअलाउंस आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दोनों रिजीम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिफॉल्ट रिजीम से भी निकालना है और ऑप्शनल। तो करते हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया 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 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को अपने पास क्या कर रहा हूं, पहले मैं इस क्वेश्चन को अपने पास ओल्ड रिजीम से सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैं इस क्वेश्चन को अपने पास ओल्ड रिजीम से सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को अपने पास न्यू रिजीम से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मैं दोनों रिजीम से यहां पे क्वेश्चन को अपने पास सॉल्व कर ले रहा हूं। ठीक है, ऐड कर देते हैं पेज। ठीक है, और पेज, चलो ठीक है, ऐड कर लेते हैं, थोड़ा पेज छोटा भी कर ले ताकि, चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ टोटल इनकम। अच्छा, मैं टैक्स नहीं निकालूंगा, टैक्स निकालना बहुत आसान है, मेन तो टोटल इनकम है, तो मैं मेहनत टोटल इनकम निकालने में कर रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल इनकम, और पहले मैं टोटल इनकम कैसे निकाल रहा हूं, ऑप्शनल रिजीम से निकाल रहा हूं, ऑप्शनल रिजीम से निकाल रहा हूं। फिर मैं ऑप्शनल रिजीम से मेरी इनकम आ जाएगी तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा अपने पास न्यू रिजीम में। तो सबसे पहले आपके पास एचपी की इनकम है, आपके पास एचपी जो थी वो लेट आउट थी, लेट आउट थी, तो आपके पास जीएवी क्या बनेगा, रेंट रिसीव्ड, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह नहीं गिवन था। तो आपको कितना रेंट मिला था, आपको रेंट मिला था वहां से 3,50,000 का, तो रेंट आपको मिला था 3,50,000 रुपीज का। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, आपने म्युनिसिपल टैक्सेस 25-26 में पे ही नहीं करे थे, 26-27 में पे करे थे, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपकी एनएवी कितने की आ जाएगी, 350 की आ जाएगी, और इसमें से अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% की, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड था 80,000 रुपीज। देखो क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ा जाता है कि दिमाग में सेट हो जाए। इंटरेस्ट कितने रुपए का था, इंटरेस्ट 80,000 रुपीज का। ठीक है, 80,000 का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाए। तो एचपी में 350 माइनस 30% माइनस 80,000, तो एचपी में आपके पास इनकम निकल कर आ जाएगी 1,65,000। एचपी के बाद आपको इनकम निकालनी है पीजीबीपी की। और याद करो, जब मैं पीजीबीपी वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको कहां से शुरू करना होता है, आपको शुरू करना होता है नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका प्रॉफिट आ रहा है 20 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे वो आइटम्स जो डेबिटेड हैं टू पीएल बट डिसअलाउड है। ऐसे आइटम जो आपने पीएल में डेबिट कर रखे हैं बट डिसअलाउड है। तो इसके अंदर पहला आइटम था कि आपने पेमेंट करी थी टू क्रेडिटर इन कैश, आपने 25,000 रुपए उसे कैश में पे कर दिए थे जो डिसअलाउड थे। ये सबसे पहला पॉइंट था, इसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया। इसके बाद जो आपके पीएल में रिसर्च का पैसा डेबिटेड है, रिसर्च का पैसा डेबिटेड है, तो ओल्ड रिजीम से सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैलिड खर्चा है। रिसर्च का पैसा डेबिट है, ये वैलिड खर्चा है, वैलिड खर्चा है, और पीएल में डेबिट है, तो इसका आपको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने जॉब वर्कर को बिना टीडीएस काटे पैसा दे दिया था, जॉब वर्कर को बिना टीडीएस काटे आपने पैसा दे दिया था, जॉब वर्कर को बिना टीडीएस काटे पैसा दे दिया था। तो यहां पर आ जाइए, पेमेंट टू जॉब वर्कर विदाउट टीडीएस, पेमेंट टू जॉब वर्कर विदाउट टीडीएस। ठीक है, 1,10,000 की आपने पेमेंट करी थी टीडीएस काटे बिना, तो 30% आपको डिसअलाउ हो रहा था, यानी कि 33,000 रुपीज डिसअलाउ हो गए। आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है आपसे डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रीसिएशन जो ज्यादा डेबिट करा हुआ है 45,000, जो आपने डेप्रीसिएशन ज्यादा डेबिट करा हुआ है 45,000 डेप्रीसिएशन जो ज्यादा डेबिट करा हुआ है, जो आपने एक्सेस डेप्रीसिएशन डेबिट करा हुआ है, एक्सेस डेप्रीसिएशन आपने डेबिट करा हुआ है। ठीक है, कितना, 3 लाख रुपए पे 3 लाख रुपए पे 15%, आपने 45,000 का डेप्रीसिएशन एक्सेस डेबिट करा हुआ है, तो जो डेप्रीसिएशन एक्सेस डेबिट करा हुआ है उसका ट्रीटमेंट कर दिया। आपने मम्मी का लाइफ इंश्योरेंस का पैसा डेबिट करा हुआ है,
मम्मी का लाइफ इंश्योरेंस का पैसा डेबिट करा हुआ है 50,000, वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है, वो अलाउड नहीं होगा। इसके बाद आपने फैमिली प्लानिंग प्रमोशन का खर्चा डेबिट करा हुआ है 75,000, वो भी अलाउड नहीं होगा। फैमिली प्लानिंग का खर्चा आपने डेबिट करा हुआ है 75,000 रुपीज, वो भी आपको अलाउड नहीं होगा। इसके बाद अगला तो वैलिड खर्चा था। इसके बाद आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का डेटा गिवन था, आपके पास प्री मैच्योर विड्रॉल अदर सोर्स कैपिटल गेन, ठीक है। तो जो आइटम गलत डेबिटेड थे मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। जो आइटम गलत डेबिटेड थे मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। जो आइटम आपके पास गलत डेबिटेड थे हमने उसका ट्रीटमेंट यहां पे कर दिया है। 25 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 75, 2,28,000 गलत डेबिटेड थे, तो मैंने वो 228 यहां पर ऐड कर दिए। ये मैंने क्या किया, आइटम्स जो डेबिट हो रखे थे पर डेबिट होने लायक नहीं थे, अब मैं इसमें से हटा रहा हूं। जो आइटम्स आपने क्रेडिट करे हुए हैं लेकिन वो कवर्ड नहीं है अंडर द हेड पीजीबीपी, वो आइटम्स जो आपने डेबिट करे हुए हैं लेकिन पीजीबीपी में कवर्ड नहीं है, तो कौन कौन से आइटम थे। सबसे पहले सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 15,000 रुपए का, ये नहीं आना चाहिए। तो जो जो आइटम होते जाते हैं उनको टिक लगाते चलते हैं। इसके बाद आपकी ये सब्सिडी इसमें नहीं आनी चाहिए, सब्सिडी 3 लाख रुपए की सब्सिडी, 3 लाख रुपए की सब्सिडी इसमें नहीं आनी चाहिए थी। सब्सिडी आपने यहां पे गलत डेबिट करी हुई है, सब्सिडी नहीं आनी चाहिए थी, तो सब्सिडी का ट्रीटमेंट भी कर दिया, ठीक है। बाकी सारा आइटम ठीक है, बाकी सारा आइटम ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और समझनी है, एक चीज आपको और समझनी है, ये 3,15,000 नहीं आने चाहिए, ये 3,15,000 नहीं आने चाहिए, ये मैंने हटा दिया। इसके बाद आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि आप मैन्युफैक्चरर हो, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, और मैन्युफैक्चरर को याद करो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताया हुआ है कि आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो सर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन ओल्ड रिजीम में मिलता है। 12 लाख रुपए की मशीन है, 12 लाख का 20%, 240 का आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। आई थिंक हमने सारा ट्रीटमेंट कर दिया है। तो 20 लाख प्लस 228 माइनस 315 और माइनस 240, 1673 हमारे पास क्या आएगी, 1673 हमारे पास आएगी पीजीबीपी की। अब इसमें ऐड करेंगे कैपिटल गेन की इनकम, तो कैपिटल गेन मैंने सॉल्व कर लिया था, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 4,10,000 का कैपिटल गेन आ रहा था। अदर सोर्स की इनकम लिखते हैं, तो आपके पास सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है 15,000 रुपए का, और कोई अदर सोर्स की इनकम है क्या, हाँ 75,000 रुपए की इनकम और थी आपके पास, प्री मैच्योर विड्रॉल, प्री मैच्योर विड्रॉल जो आपने प्री मैच्योर विड्रॉल किया था, प्री मैच्योर जो विड्रॉल किया था आपने 75,000 का, वो भी आपकी इनकम थी। तो आपके पास 90,000 रुपीज की इनकम अदर सोर्स में आ गई। क्या 90,000 पे टिक्का लग गया, इस पे भी टिक्का लग गया, इस पे भी टिक्का लग गया, ठीक है। अब डिडक्शंस रह गई हैं खाली, डिडक्शंस में 80C रह गया है, डिडक्शंस में 80DD रह गया है। आई थिंक बाकी हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए। और अगर ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो सेविंग अकाउंट पे 80TTA भी मिल जाएगा, 45 ईयर्स का है। तो इसको प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास GTI आ जाएगी, प्लस कर लेते हैं GTI आ जाएगी 165 प्लस 1673 प्लस 410 प्लस 90, तो 23,38,000 की GTI आ रही है। और इसमें से अब आपको डिडक्शंस मिलेंगी, 80C है आपके पास,
80 डबल डी है आपके पास और 80 TTA है आपके पास। 80 डबल डी में 125 है, मदर डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, सीवियर है। 80 TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में 10,000 की डिडक्शन मिलेगी और 80 C में आपके पास हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल था 75,000 रुपीज, तो आपको 75 की डिडक्शन 80 C में यहां पर मिली। तो आपके पास जो आंसर आएगा 2338 माइनस 75 माइनस 135, 21,28,000 की टोटल इनकम आनी चाहिए। एक बार चेक करें क्या, इन्होंने तो डिफॉल्ट से निकाला होगा, पहले हमने ओल्ड से निकाला है ना, पहले इन्होंने डिफॉल्ट से निकाला होगा और ये डिफॉल्ट से निकालने के बाद जाते हैं। देखो 21,28 आ रही है टोटल इनकम एज पर ऑप्शनल रिजीम, 21,28 आ रही है, हमारी भी 21,28 आ रही है, हमारी भी 21,28 आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑप्शनल से मैं जाऊंगा डिफॉल्ट पे। अब मैं ऑप्शनल से डिफॉल्ट पे जाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, हम यहां पे पकड़ लेंगे जो हमारा GTI आ रहा है, जो हमारा GTI आ रहा है ओल्ड रिजीम से, उसको पकड़ लेते हैं। ओल्ड रिजीम से GTI आ रही है 23,38,000 की। अब एक बात समझ लेना कि सर आपको ओल्ड रिजीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है लेकिन न्यू रिजीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो आपने 240 का एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है, वो रिवर्स हो जाएगा। ओल्ड रिजीम में आपको आउटसाइड एजेंसी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिडक्शन मिलती है लेकिन न्यू रिजीम में नहीं मिलती, तो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कितना पैसा दिया था, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए। ये 1,10,000 रुपए आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कोई ऐसा आइटम नहीं है जो डिफरेंट है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, बिटवीन ओल्ड एंड न्यू ऐसा कोई आइटम नहीं है। ये ओल्ड और न्यू में सेम होता है, ये ओल्ड और न्यू में सेम होता है, इसका फर्क होता है ट्रीटमेंट कर लिया, ये सेम होता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन सेम होता है, सब्सिडी का ट्रीटमेंट सेम होता है, ये सेम होता है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आंसर आना चाहिए, भगवान का नाम लेते हैं, आंसर आना चाहिए। इन दो चीजों का ही डिफरेंस है। तो 2338 में 240 प्लस 110 ये प्लस हो जाएगा, 2688 आएगा, 2688 आएगा, 2688 आएगा। एक बार चेक कर ले, न्यू रिजीम में आंसर 2688 आएगा, न्यू रिजीम में 2688 आएगा। ठीक है, तो मैंने ओल्ड से रिवर्स करके न्यू पे आया है, इन्होंने न्यू से रिवर्स करके ओल्ड निकाला है, आप कैसे भी निकाल लो। इसके बाद आपको नॉर्मली टैक्स निकालना है, जो कैपिटल गेन है उस पे स्पेशल लग जाएगा, बाकी जो इनकम है उस पे स्लैब लग जाएगा, 4-4 लाख वाले स्लैब चल जाएंगे, टैक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, राइट। इसी के साथ हमने यहाँ पर अपना ये जो है आरटीपी कवर अप कर लिया है। आरटीपी इजी था, घातक नहीं था, घातक नहीं था, इससे ज्यादा टफ आरटीपी आ रखे हैं, ये कंपैरेटिवली इजी आरटीपी में मैं काउंट करूंगा, राइट। तो एक बार आप इसको खुद से भी लगाने की कोशिश करिएगा, आपका दिमाग खुलेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।